बिहार के सिवान से निकलकर पहले पूरे बिहार और फिर पूरे देश में मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम फैलने के पीछे केवल उनका बाहुबल नहीं था, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी बिहार के पूर्व मंत्री लालू यादव और उनका गठबंधन। लालू के MY फॉर्मूले में भी शहाबुद्दीन एकदम फिट बैठते थे। एक तरह से शहाबुद्दीन और यादवों में गहरा गठजोड़ था। लेकिन फिर वही शहाबुद्दीन यादवों के जान के दुश्मन क्यों बन गए थे? ऐसा क्या था कि उन्होंने एक यादव नेता के साथ ऐसा कांड कर दिया जिसको याद करके सिवान के लोग आज भी सिहर जाते हैं। कुछ यादव की तो शहाबुद्दीन से ऐसी अदावत चली कि चुनाव के वक्त घर घर में पर्चा पहुंच जाता था कि देखो, आंख खोल कर देखो, शहाबुद्दीन ने कितने यादवों को मौत के घाट उतारा है। और ये सच भी है, कांड हो जाता था, ईंट के भट्टी में लोग डाल दिए जाते थे, पर किसी का नाम नहीं आता था। लेकिन एक बार बीच बाजार सबके नजर के सामने शहाबुद्दीन और यादवों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि लोगों के बीच बातें उठने लगी। याद है ना जलेबिया कांड? शहाबुद्दीन की आंख के सामने एक यादव को मारा गया और वो एक शब्द नहीं बोला। अब हो सकता है कि सिवान वाले इस कांड से वाकिफ हो, बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुन ली है, लेकिन जिन्होंने शहाबुद्दीन के जलेबिया कांड के बारे में नहीं सुना है, आइए वो कहानी मैं आपको एकदम शुरू से सुनाता हूं। साल था 1999। भारत में लोकसभा चुनाव का शोर हर गली हर नुक्कड़ पर सुनाई दे रहा था। लेकिन बिहार के एक कोने में सिवान नाम की जमीन पर लोकतंत्र का यह पर्व खून और बारूद की खुशबू के बीच मनाया जा रहा था। यहां चुनाव का मतलब था डर, दहशत और जान का सौदा। और बिहार के सिवान में इस डर की दुनिया का इकलौता नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन की ताकत चुनाव के दौरान सिर्फ बूथों तक सीमित नहीं थी। जब बाकी देश के नेता काउंटिंग सेंटरों के बाहर बैठकर परिणाम का इंतजार करते थे, शहाबुद्दीन अपने हथियार बंद दस्ते के साथ काउंटिंग सेंटर के अंदर भी मौजूद रहते थे। दरअसल ये वो वक्त था जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब काउंटिंग होती थी ना, तो कई दिनों तक चलती थी। और इसी दौरान लक्ष्मीपुर ढाला के पास रात के अंधेरे में कई लोगों की हत्या कर दी गई। डर ऐसा था कि अमरनाथ यादव जैसे माले उम्मीदवार जब सुरक्षा मांगने प्रशासन के पास गए तो जवाब मिला, अगर जान बचानी है तो देवरिया या छपरा भाग जाइए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिवान स्टेशन तक छोड़ सकते हैं। ये था एक लोकतांत्रिक देश के भीतर लोकतंत्र की वो तस्वीर जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। लेकिन इसी माहौल के बीच एक और किस्सा ऐसा है जो बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया, जिसे आज भी जलेबिया कांड कहा जाता है, क्योंकि यह झगड़ा जलेबी के मिठास के बीच हुआ था। हुआ क्या था कि आरजेडी की ना एक अहम मीटिंग सिवान के सदर प्रखंड में चल रही थी। इसमें अवध बिहारी चौधरी, शहाबुद्दीन और पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। अब जब शहाबुद्दीन कहीं जाते थे तो उनके साथ एक पूरा दस्ता चलता था, जिसमें कई लोग भी होते थे, उनके जान पहचान के सुरक्षाकर्मी भी होते थे, सरकारी भी, और शहाबुद्दीन के भी अपने कुछ खास जो है ना चीते होते थे, यानी कि उसके पाले हुए लोग जो उनके सुरक्षा में उनके एक आवाज पर कुछ भी करने को तैयार होते थे। बड़े खतरनाक होते थे उनके चीते। तो मीटिंग अंदर चल रहा था और बाहर वहां पर एक रामायण मिष्ठान भंडार नाम से एक दुकान हुआ करती थी। वहाँ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जलेबी और भी कुछ व्यंजन जो है वहाँ पे जो बन रहे थे वो परोसे जा रहे थे। इन सभी चीज़ों का इंतजाम भी जो है अवध बिहारी चौधरी ने ही किया था। और दरअसल वहाँ पर तो उनके जो भतीजे थे शैलेंद्र यादव उर्फ राहुल, वो इन सभी चीज़ों का इंतजाम कर रहे थे। अंदर मीटिंग शुरू हो गई थी, राजनीतिक भाषण चल रहे थे, लेकिन बाहर एक धमाका हुआ। ये धमाका किसी बम का नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा था, क्योंकि शहाबुद्दीन का खास शूटर रियाजुद्दीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शहाबुद्दीन से भी ज़्यादा खतरनाक था, उसी का झगड़ा अवध बिहारी के भतीजा राहुल यादव से हो गया। और किसी बात को लेकर उनके बीच हाथापाई भी शुरू हो गई और देखते ही देखते राहुल को बुरी तरह पीटा जाने लगा।
हो हल्ला की आवाज सुनकर मीटिंग में मौजूद सभी लोग बाहर निकले, लेकिन जब शहाबुद्दीन बाहर निकले तो वो कुछ भी नहीं बोले, बस अपने खास आदमी रियाजुद्दीन को हरे रंग की सफारी गाड़ी में बिठाया और वहां से चलते बने। इस घटना ने पूरे यादव समाज में हलचल मचा दी कि शहाबुद्दीन का राइट हैंड एक यादव के लड़के को सरेआम पीट दिया और वो कुछ बोले भी नहीं। आगे माले के अमरनाथ यादव ने तो इस जलेबिया कांड को अपने चुनाव प्रचार का हथियार ही बना लिया। पोस्टर बैनर लगाए गए जिसमें दिखाया गया कि शहाबुद्दीन की मौजूदगी में एक यादव लड़के को पीटा गया और वो कुछ नहीं बोले। यही नहीं, माले की ओर से जितने यादव कार्यकर्ता मारे गए थे उनकी नाम की पर्चियां तैयार कर कर गांव-गांव में बांटी गई। कुल मिलाकर उनके तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि शहाबुद्दीन की दहशत के खिलाफ लड़ने की ताकत सिर्फ माले में है। और कुछ ऐसे ही चुनाव का रंग गहरा होता गया और शहाबुद्दीन को यह खबर लग चुकी थी कि यादव अब अमरनाथ यादव के साथ ही गोलबंद हो रहे हैं। इसे रोकना जरूरी था और फिर शुरू हुआ बदले का खेल। शहाबुद्दीन ने भी उन यादवों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी जो उनके खिलाफ चल रहे थे और माले के अमरनाथ यादव के साथ कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे उनकी नजर में। फिर इसी कड़ी में एक नाम निकला मुन्ना चौधरी का, जो गायब हुआ और फिर कभी नहीं मिला। दरअसल हुआ क्या, साल 2001 जनवरी के महीने की बात है। एक ठंडी सुबह थी। शहाबुद्दीन को पता लगा कि मुन्ना गांव में ही है। फिर कहते हैं कि उनके लोग छोटपुर गांव के फुटबॉल मैदान में पहुंचे और मुन्ना को मैदान से ही उठा लिया गया। पर इस अपहरण के बाद मुन्ना चौधरी कभी वापस अपने गांव नहीं लौट पाया। उसके माता पिता कई दिनों तक बेटे की तलाश में सिवान से पटना तक दौड़ते रहे। फिर किसी ने कहा कि मुन्ना को ईंट भट्टे की चिमनी में डाल दिया गया है ताकि कोई सबूत ही ना बचे। ये बाहुबलियों का ना अपना ही स्टाइल हुआ करता था। सिर्फ शहाबुद्दीन ही नहीं बल्कि गंगा किनारे और भी जितने बाहुबली होते थे ना, वो भी यही किया करते थे कि किसी को उठाओ जिससे दुश्मनी और उसको भट्टी में डालो, फिर ना लाश बचेगी और ना ही सबूत। फिर क्या, ऐसे सिचुएशन में पुलिस भी मजबूर ही हो जाते थे। फिर ऐसे मामले में जहां लाश नहीं मिलती थी वहां ज्यादा से ज्यादा किडनैपिंग का ही मामला दर्ज हो सकता था। आगे इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। 13 जनवरी 2001 को किडनैपिंग की एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन मामला अटका रहा। शहाबुद्दीन का नाम खुलकर लिया गया। मुन्ना के माता पिता ने बयान में कहा कि अपहरण के पीछे शहाबुद्दीन का ही हाथ है। एक गवाह भी था राजकुमार शर्मा, लेकिन कुछ ही साल में वो सब अपने बयान से पलट गए। माँ बाप भी, शायद डर के मारे या किसी दबाव में। अब केस ठंडा पड़ने लगा और शहाबुद्दीन इस मामले में भी बच निकले। लेकिन साल 2005 में बिहार की राजनीति ने करवट ली। नीतीश कुमार की सरकार बनी और शहाबुद्दीन को दिल्ली में डीआईजी आरएस भट्टी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अब सिवान में एक नया अफसर आया, एसडीपीओ सुधीर कुमार। ये वही अफसर थे जिन्होंने तय कर लिया था कि अगर सिवान में न्याय होना है तो शहाबुद्दीन को जेल भेजना होगा। सुधीर कुमार ने राजकुमार शर्मा की तलाश शुरू की। पता चला कि वो खुद भी अब एक अपराधी बन चुका था। फिर जैसे ही वो पकड़ा गया, सुधीर कुमार ने उसे गवाही देने के लिए तैयार करवा लिया। इसके बाद तो मुन्ना के माता पिता भी फिर से बयान देने को तैयार हो गए। मतलब अब फिर से वही कहानी कोर्ट में दोबारा कही जाने वाली थी कि मुन्ना का किडनैप हुआ और हत्या शहाबुद्दीन के इशारे पर हुई थी। लेकिन कानून कहता है कि बार बार बदलता बयान न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है, इसलिए कोर्ट ने दोबारा गवाही की इजाजत नहीं दी। मामला पटना हाई कोर्ट तक गया, लेकिन तब तक सिवान में आए नए अफसर का तबादला हो गया और केस फिर से लटक गया। आखिर मोड़ तब आया जब राजकुमार शर्मा, जो तब तक बड़ा अपराधी बन चुका था, वो जेल से छूटने के बाद गोपालगंज में मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे मरवाने में शहाबुद्दीन का हाथ हो, क्योंकि वो गवाह था। अब देखिए, गवाह तो वो था ही, साथ में वो एक गिरोहबाज भी था और उसी गिरोहबाजी के चक्कर में दूसरे गुट के हाथों वो मारा गया, ऐसा ही कहा जाता है। और मुन्ना चौधरी के किडनैपिंग और कत्ल का मामला भी यूं ही लटका रह जाता है। फिर तो यही थी सिवान के जलेबिया कांड की कहानी, जिसके बाद शहाबुद्दीन और उनसे खार खाने वाले यादवों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही किसी और कांड की कहानी सुनना चाहते हैं
तो आप कमेंट कीजिए, या अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आज के इस कहानी को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वो बटन दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर आऊँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे और भी बेहतरीन कहानी मैं लेकर आऊँगा। तो अपना सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानियाँ आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।